हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये हम लोग का 8th लेक्चर है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक नया कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये देखेंगे यहाँ पे। साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो अगर तो प्लेन सरफेस एरिया के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इसका तरीका समझेंगे, और साथ साथ कर्व्ड एरिया के थ्रू कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं उसको समझने के लिए हम लोग हेमिस्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि फ्लक्स पे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग बने रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फ्लक्स को, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर के द्वारा ही विजुअलाइज किया जा सकता है, तो कोशिश करेंगे कि 3 डायमेंशनल एनिमेशन के द्वारा हम लोग फ्लक्स को देखने या समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले समझे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसको कैसे डिफाइन करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। किसी दिए हुए एरिया से कितने लाइंस पास कर रहे हैं या किस क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइंस पास हो रहे हैं, उसके मेजर को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस कहा जा रहा है। यहाँ एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा एक्चुअल में, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लाइंस के। यानी किसी एरिया से 10 लाइन पास हो रहा है तो वहाँ पे जो फ्लक्स हम लोग कंसिडर करेंगे, दूसरे एरिया से जब नंबर ऑफ लाइंस उसके 2 टाइम्स हो जाएगा तो फ्लक्स भी 2 टाइम्स होगा। नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल होगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज में हम लोग डिस्कस किए हैं कि नंबर ऑफ लाइंस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होगा, और किसी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी कम है तो नंबर ऑफ लाइंस कम ड्रॉ करते हैं। अब ये नंबर ऑफ लाइंस कितना ड्रॉ करना है ये हमारे सूझबूझ पे होता है, हमारे समझ से, या जो जिस तरह से सुविधा होता है ड्राइंग बनाने में उस तरह से नंबर ऑफ लाइंस हम लोग लेते हैं। अगर आप बहुत परफेक्शन से बना रहे हैं तो बारीक लाइन बना सकते हैं, पास पास बना सकते हैं, और दूसरा जगह उसी के रेशियो में, उसी के प्रोपोर्शन में जैसे जैसे फील्ड इंटेंसिटी घटता है या बढ़ता जाएगा हम लोग नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाते या घटाते जाते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस कहीं पे भी हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, ड्रॉ नहीं किया जाता है। नंबर ऑफ लाइंस का जो रेशियो है वो हम लोग इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में रखते हैं। तो फ्लक्स में आप नंबर ऑफ लाइंस नहीं मेजर करते हैं, बल्कि फ्लक्स जो है नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस अगर किसी एरिया से घट रहा है तो फ्लक्स भी कम होगा। तो ये नंबर ऑफ लाइंस घटेगा क्यों और बढ़ेगा क्यों, या किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फ्लक्स, वो हम लोग को समझना है। और साथ में हम लोग देखेंगे कि इस फ्लक्स को डिफाइन करने के पीछे कारण क्या है। पहले हम लोग डिफाइन कर ले, डेफिनेशन के हिसाब से चले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एरिया डी ए, किसी स्मॉल एरिया डी ए के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्मॉल एरिया डी ए से अगर फ्लक्स देखना है तो फ्लक्स को हम लोग डी फाई लिख रहे हैं। एरिया छोटा है तो फ्लक्स को भी हम लोग छोटा दिखा रहे हैं, इसलिए डी फाई ले रहे हैं। इसको डिफरेंशियल एलिमेंट भी कहते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में फ्लक्स को ले रहे हैं। डी फाई इज इक्वल टू किसी एरिया के थ्रू फाई जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, उस एरिया के पॉइंट्स पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन एरिया के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा डॉट डी ए लेते हैं। ठीक है, आप इस डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए को हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है तो हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये फील्ड इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा किसी पॉइंट पे, उस एरिया से नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और साथ साथ एरिया जितना बड़ा होगा उसके थ्रू नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा होगा, फ्लक्स ज़्यादा होगा। पर यहाँ कॉस थीटा क्या लिया गया ये समझना है।
तो यहाँ पे जो डी ए के ऊपर एरो साइन लगाया गया है, यहाँ पे ये एरो साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो स्मॉल एरिया है वहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। एक नया टर्म डिफाइन किया गया है यहाँ पे, एरिया वेक्टर। इसको देखिए यहाँ से समझते हैं हम लोग, ये एक बड़ा सा एरिया लिया गया है, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप क्लोज्ड सरफेस एरिया लिया गया, उससे नंबर ऑफ लाइंस हम लोग पास करा रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे छोटा सा एक एरिया हम लोग कंसिडर करते हैं, ये छोटा सा एरिया मान लेते हैं डी ए, स्मॉल एरिया डी ए कंसिडर करते हैं। इस स्मॉल एरिया के ठीक परपेंडिकुलर यहाँ से ये 90 डिग्री पे, इसके सरफेस से 90 डिग्री पे एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर जो है वही एरिया वेक्टर कहलाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को, एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पर एरिया वेक्टर यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया गया है सिर्फ फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और कहीं पे भी एरिया को हम लोग वेक्टर नहीं कहते हैं। एरिया वेक्टर जब कहेंगे तभी वो वेक्टर कहलाएगा, सिर्फ एरिया कहेंगे तब वो वेक्टर नहीं होगा। एक एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं जो स्मॉल एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एरिया जितना छोटा लेंगे तो एरिया कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, उसका जो स्मॉल पार्ट होता है वो फ्लैट दिखता है हमेशा, यानी प्लेन दिखता है, तो उस पर 90 डिग्री पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए स्मॉल एरिया के लिए ही एरिया वेक्टर डिफाइन भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एरिया वेक्टर डिफाइन किए हैं डी ए, ठीक है। तो ई डॉट डी ए जब हम लोग करेंगे तो ये फ्लक्स बताएगा। ई डॉट डी ए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है दोनों के मैग्नीट्यूड और साथ साथ उनके बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट पहले डिफाइन कर चुके हैं हम लोग, आप चाहे तो वेक्टर का लेक्चर मेरा देख सकते हैं। तो ई डॉट डी ए लिखने का मतलब है कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, एरिया और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल के कोसाइन तीनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे थीटा कौन सी लिया गया है, ये एंगल थीटा लिया जा रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो एंगल थीटा लिया गया है। अब ये थीटा का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि क्या होगा। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे और आएगी कि जो एरिया वेक्टर लिया गया है एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एरिया के परपेंडिकुलर जैसे इधर की तरफ लिया गया वैसे ही एक इधर लाइन ड्रॉ करें इसके ठीक अपोजिट, वो भी एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको क्यों नहीं लिया गया है? तो क्लोज सरफेस में, जैसे सरफेस खुला है तब तो आप किसी भी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को ले सकते हैं, पर एरिया अगर क्लोज सरफेस बनाता हो, कोई क्लोज सरफेस है उसका एरिया लेते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि जो बाहर की तरफ नॉर्मल होगा, यानी क्लोज सरफेस के बाहर की तरफ जो नॉर्मल होगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये अंदर वाला नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक और छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये एरिया ले लिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर इस तरफ है ये। इन दोनों के बीच का एंगल अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो जहाँ भी थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा वहाँ फ्लक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस थीटा में थीटा 90 से जब बड़ा होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, तो फ्लक्स भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या आप क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो क्लोज सरफेस पे जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी क्लोज सरफेस के अंदर घुस रहा है वहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होगा, और अगर लाइंस बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि कब फ्लक्स नेगेटिव लेना है और कब फ्लक्स पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब इस फ्लक्स को हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं उसका यूज क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझेंगे। तो फ्लक्स के लिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स पता है तो फील्ड इंटेंसिटी अगर पता करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा किसी पॉइंट पे, वहाँ पे फ्लक्स का जो डेंसिटी है यानी d∅/dA, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी एरिया से जो फ्लक्स की डेंसिटी है वो फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एक तो ये हम लोग कर सकते हैं, और क्या क्या तरीका हो सकता है फ्लक्स कैलकुलेट करने का ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। गॉस लॉ में और भी कुछ तरीका है, मेथड है जिससे हम लोग फ्लक्स डिस्कस करते हैं। तो फ्लक्स से हम लोग फील्ड इंटेंसिटी पता कर सकते हैं, और साथ साथ किसी पर्टिकुलर सरफेस या क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है अगर ये मालूम है तो हम लोग
उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा ये भी बता सकते हैं। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग गॉस लॉ डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, यहाँ हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि फ्लक्स का जो डेफिनेशन है उसके आधार पे किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो तरीका जो डेफिनेशन है उससे मिला कि डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए होगा। यहाँ पे आप समझ गए हैं कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डी ए क्या है, एरिया वेक्टर है। यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन किया गया है फ्लक्स के साथ साथ एरिया वेक्टर, इस पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम लोग कह रहे हैं हियर डी ए एरो इज डिफाइंड एज द एरिया वेक्टर, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एरिया वेक्टर, डी ए को हम लोग एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। whose magnitude is equal to the small area dA and direction is normal to the area। एरिया और एरिया वेक्टर अलग अलग टर्म है। एरिया हम लोग पहले से जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे एक एरिया वेक्टर डिफाइन किया गया है जो किसी स्मॉल एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ये एरिया वेक्टर्स डिफाइन किया गया है सिर्फ किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स पता करने के लिए, क्योंकि फ्लक्स जो है वो एरिया पे जो नॉर्मल है या एरिया के नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि हमको इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना है, इसलिए एरिया वेक्टर डिफाइन किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, तो स्मॉल एरिया की बात हुई, अगर बड़ा एरिया होगा तो किसी बड़े एरिया से फ्लक्स अगर हमको पता करना हो तो कैसे करेंगे। नेट फ्लक्स जब हमको लेना होगा तो स्मॉल एरिया से जो फ्लक्स है वो तो ई डी ए कॉस थीटा है। अब दिए हुए एरिया के लिए उस एरिया में प्रॉपर लिमिट रखते हुए इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो पूरे एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो मिल जाएगा। यानी हर स्मॉल एरिया के लिए जो फील्ड इंटेंसिटी है उसको जोड़ते चले जाना है, और जोड़ने का जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन के मदद से करेंगे। अब इंटीग्रेट करते समय ध्यान देना होगा कि अगर हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, तो पहले क्या करेंगे कि तीनों वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर रिलेशन से जोड़ करके पहले एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग इस इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले इन तीनों में आपस में पहले रिलेशन देखेंगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लिए, यानी ये जब इंटीग्रेबल फॉर्म में होगा तभी आप उस दिए हुए एरिया से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो कोई दूसरा मेथड अपनाना होगा फ्लक्स के लिए, जब हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन की मदद से हुआ कि कैलकुलेट करना है। इसी में एक हम लोग केस लेते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू ए प्लेन सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। कोई सरफेस एरिया जो है वो प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब ई जो है वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। और एरिया अगर फ्लैट सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, तब क्या होगा, जैसे ये एरिया जो है वो प्लेन सरफेस ले लेता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो हम लोग ले रहे हैं वो किसी एक ही डायरेक्शन में सब है। तो किसी भी पॉइंट पे आप एरिया वेक्टर और फील्ड इंटेंसिटी के साथ जो एंगल देखेंगे वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये थीटा वाला टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगा और ई का वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा। तब इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फाई होगा, यहाँ पे ये नेट फ्लक्स जो है वो इसी का इंटीग्रेशन होगा डी फाई का। आप इसको ऐसे फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं। इस तरह से प्लेन सरफेस के लिए नेट फ्लक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट या ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा लेंगे। तो ये कॉस थीटा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पहले ले रहा है कि प्लेन फ्लैट है, सरफेस जो है एकदम फ्लैट है और फील्ड का भी डायरेक्शन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर एक पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन सेम और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस ले रहे हैं। तो ये और ये दोनों कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ ए का। डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो प्लेन सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बात रहे, जब ध्यान रखिएगा, सरफेस कैसा हो, प्लेन सरफेस हो और फील्ड इंटेंसिटी कैसा है,
यूनिफॉर्म है, तब वैसे केस में ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। इंटीग्रेशन में सिर्फ डी ए को इंटीग्रेट करते हैं तो इसको ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहें, दोनों को वेक्टर कर दे, ये एरिया वेक्टर है, ये फील्ड इंटेंसिटी है, तो ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा की जगह पे। तो ये हम लोग अप्लाई करते हैं। ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं किसी प्लेन सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स लेना हो, तब ऐसा अप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया प्लेन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, तब हर एक पॉइंट पे थीटा बदलता रहेगा, तब आपको फिर यहाँ इंटीग्रेशन में आना पड़ेगा और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, तब भी आप डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग है, तो कोई एक वैल्यू ले नहीं सकते हैं। तब आपको स्टेप वाइज इंटीग्रेशन करते हुए टोटल रिजल्ट तक पहुंचना होगा। कहीं कहीं पे हम लोग को पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है ये पता करना होता है। ठीक है, किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है, गॉस लॉ क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस जो है वो फ्लक्स पे है, तो ये थोड़ा आप पार्क करके रखिए अगले लेक्चर तक के लिए। फ्लक्स थ्रू एक क्लोज सरफेस जब दिखाते हैं तो ये इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं, इसी में ई डी ए कॉस फाई लेंगे। तो ये क्लोज लूप जो हम लोग दिखा रहे हैं वो बता रहा है कि इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसा लेना है कि पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू ये इंटीग्रेशन हो जाए, यानी पूरे एरिया, क्लोज एरिया से जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स निकल रहा है, इसको आप सीधे कह सकते हैं अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो निकल रहा है, नेगेटिव वैल्यू आए तो उतना फ्लक्स उसके अंदर एंटर कर रहा होगा। तो आप कह सकते हैं पूरे क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वही नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस कहलाएगा। आइए तब हम लोग देखते हैं कि प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फ्लक्स जो है प्लेन के थ्रू जब किसी प्लेन एरिया और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी प्लेन एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होगा और वो एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, उसको हम लोग यहाँ आगे देख सकते हैं। देखिए, ये हम लोग एक प्लेन सरफेस लिए हैं जो रेक्टेंगुलर शेप का है, ये रेक्टेंगुलर शेप का प्लेन सरफेस है, और ये जो लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके थ्रू फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करेगा। ये लाइंस जितना क्लोज होगा फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, लाइंस जब दूर दूर होगा तो फ्लक्स इसके थ्रू कम हो जाएगा। इसको 3D में हम लोग देखते हैं, आइए देखें। ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं फ्लक्स कैसे एरिया पे डिपेंड कर रहा है। एरिया को आप यहाँ पे जितना बड़ा रखेंगे वो लाइंस उस एरिया के उतना अंदर आएगा, एरिया जैसे जैसे छोटा कर देंगे फ्लक्स भी छोटा हो जाएगा। और यहाँ एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि ये एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर और ये फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा क्या है यहाँ पे 0 है। थीटा जब 0 होगा तो जो फ्लक्स फाई की वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया होगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसको हम लोग E इंटू ए लिख सकते हैं। अब इसी में अगर हम लोग एरिया को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, यानी एंगल 0 से चेंज करते हैं, तो फ्लक्स उस केस में आप देखेंगे कम हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एरिया को क्या किया है, थोड़ा सा हम लोग टिल्ट कर लिया है। इस बार एरिया वेक्टर जो है वो फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं, इसको घुमा करके हम लोग देखते हैं, ये जो नंबर ऑफ लाइंस एरिया से जो पास हो रहा था वो क्या हो गया, अब कम हो गया। एरिया ऐसे फ्लैट रहेगा तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास करेगा, एरिया जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाने लगेगा, यानी उससे झुकने लगेगा, वैसे वैसे फ्लक्स इसमें कम होता जाएगा। और आप इस एरिया को जितना बड़ा एंगल बनाते जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से
के पैरेलल कर देंगे, या एरिया वेक्टर जो है ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तब फ्लक्स ज़्यादा है, और जैसे जैसे ये फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है और एरिया वेक्टर को हम लोग नीचे ले जा रहे हैं, जहाँ एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा वहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ रोक लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होगा इसको हम लोग एरिया वेक्टर कह रहे हैं, और ये फील्ड इंटेंसिटी की लाइन है। इन दोनों के बीच ये एंगल थीटा है। तो फ्लक्स जब हम लोग इसके थ्रू लेंगे, यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कम होता जाता है, और वैसे केस में फ्लक्स की वैल्यू घटते चला जाएगा। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। यानी जब इस एरिया को झुकाते हुए पूरा इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, यहाँ पे ये जो एरिया है उसको झुकाते हुए, इस एरिया को हम लोग झुकाते हुए ऐसे नीचे ले आएंगे, तब ये जो लाइंस पास हो रहा है वो एक भी लाइंस एरिया के अंदर से होकर पास नहीं होगा, तो वैसे केस में फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये एंगल थीटा जो है बड़ा होते होते जैसे जैसे 0 की ओर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे फ्लक्स कम होता जाएगा। और ये एंगल थीटा कब बड़ा होगा, जब ये एरिया झुक करके इस तरह से पूरा फ्लैट हो जाएगा, तब ये एरिया वेक्टर और जो फ्लक्स दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब ये दोनों को एक साथ मिला करके देखते हैं, एरिया जैसे जैसे झुकता है फ्लक्स क्यों घट रहा है। यहाँ पे दोनों एरिया एक साथ लिया गया है, इसको देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया जब ऐसे ठीक एरिया वेक्टर और फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तब फ्लक्स ज़्यादा होगा, जैसे जैसे एरिया कम झुकता जाएगा फ्लक्स उसके थ्रू कम होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं बड़े वाले एरिया से फ्लक्स ज़्यादा है, और ये एरिया वही है, सेम है, बस एंगल दोनों का अलग अलग हो गया है। जैसे जैसे आप ये एरिया वेक्टर का एंगल फील्ड इंटेंसिटी से बड़ा करते जाएंगे, यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है इधर है, इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है। तो पहले वाले केस में फ्लक्स ज़्यादा है और दूसरे वाले केस में फ्लक्स कम है। इसको 2D फिगर से समझते हैं। यहाँ पे आगे ये आप देख सकते हैं कि एक कोई एरिया है, इस एरिया को हम लोग सर्टेन एंगल से झुका लिए, ठीक है। ये हम लोग क्या किया है, इसको थीटा एंगल से झुका लिए। आप देख सकते हैं कि ये एंगल जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा यहाँ वाला एंगल भी बड़ा होता जाएगा। ये थीटा जब 0 करेंगे तो ये एंगल भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर एंगल थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे फ्लक्स कम होता जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। इसके थ्रू जब फ्लक्स लेंगे पहले वाले एरिया के थ्रू, तो पहला यहाँ के थ्रू जो फ्लक्स है φ1 मान लेते हैं, इसके थ्रू जो फ्लक्स है उसको φ2 मान लेते हैं। तो φ1 जो है वो E इंटू एरिया के बराबर है, ठीक है। φ2 जो है हमारा वो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो एरिया है, एरिया तो दोनों में सेम है, पर यहाँ पे एरिया लिया है और यहाँ पे E इंटू कॉस थीटा लिया गया है। ये E इंटू कॉस थीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इस पे, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन मिला लीजिए ऐसे। ये जो नीचे वाली ये लाइन बनी, ये वाला जो एरिया बना, ये एरिया इस एरिया का प्रोजेक्शन कहलाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं ये फील्ड लाइन है, ये एरिया ऐसे फ्लैट लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर होगा, जब इसको झुका देंगे तो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ये नहीं रहा, तो इसका एक प्रोजेक्शन लेते हैं जो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा।
तो हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड लाइन के साथ आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि जो फ्लक्स है वो हमेशा फील्ड इंटेंसिटी इनटू ए परपेंडिकुलर होगा। ए परपेंडिकुलर कहने का मतलब फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर जो एरिया है वही एरिया हमेशा लिया जाता है। अगर वो उसके परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये लेंथ L है और ये चौड़ाई जो है ब्रेड्थ जो इसका है वो B है, तो एरिया कितना हो गया है, यहाँ पे एरिया जो है वो L इंटू B के बराबर है। ठीक है, जब हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं इस तरफ, तो इस प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल तो है, तो इस रेक्टेंगल में जो ब्रेड्थ है वो वही रह गया और ये जो लेंथ है वो कम हो गया। लेंथ कितना हो गया, यहाँ L था तो इधर वाला लेंथ हो जाएगा L cos थीटा। तो इसकी एरिया जब हम लोग लेंगे यानी जो परपेंडिकुलर एरिया है वो कितना हो जाएगा L cos थीटा इंटू B या LB cos थीटा के बराबर होगा। तो ये एरिया इंटू cos थीटा होगा। तो ये A परपेंडिकुलर जो है वो A इंटू cos थीटा के बराबर होगा, ये समझना है यहाँ पे। तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, इसको डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट से याद अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि एरिया हमेशा हमको फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम लोग एरिया का प्रोजेक्शन ले लेते हैं जो फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और फ्लैट होगा। आइए इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि जहाँ पे ये जो एरिया लिया गया, यहाँ पे अभी तक हम लोग फ्लैट सरफेस या प्लेन सरफेस ले रहे थे, अगर इसकी जगह पे कोई कर्व्ड सरफेस हो तो उसके थ्रू फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ एक केस लेते हैं अगला, इसमें हम लोग क्या किए हैं कि ये जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, हेमिस्फेरिकल है। हेमिस्फेरिकल है, इसको 3D में देखिए ऐसे समझिए। इसको हम लोग एक बार देखते हैं। ये जो लाइंस पास कर रहा है वो एक हेमिस्फीयर से बाहर निकल रहा है, तो हेमिस्फीयर से जो बाहर निकल रहा होगा उसको हम लोग सामने से देखते हैं एक बार। ये यहाँ देखिए, ये हेमिस्फीयर से जो लाइंस पास हो रहा है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर से जो लाइन पास हो रहा होगा वो लाइंस ही फ्लक्स को बताएगा। अब ये लाइंस जो है वो फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और साथ साथ एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। और किस एरिया पे डिपेंड कर रहा है ये कैसे देखेंगे, थोड़ा एक बार फिर से बैक चलते हैं, एक बार फिर हम लोग इसको देखते हैं और यहाँ इसको रोक लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सर्कल से जो लाइंस एंटर कर रहा है वही लाइन हेमिस्फेरिकल सरफेस से पास हो रहा होगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा इसको फिर एक बार लेते हैं, एक बार इसको और देखते हैं। ठीक है, इस सर्कल से जितना लाइंस एंटर कर रहा है वही हेमिस्फेरिकल शेप से भी बाहर निकल रहा होगा। यहाँ सामने से ऐसे देख लेते हैं। यस, आप ये हेमिस्फेरिकल सरफेस जो है उसका प्रोजेक्शन जब देखेंगे, प्रोजेक्शन कैसे देखेंगे, ये जो लाइंस हैं, ये सारे लाइंस, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसका प्रोजेक्शन जब देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा। तो इस सर्कुलर सरफेस से जो लाइंस पास हो रहा है वही पूरे हेमिस्फेयर, ये आप इसको और टेढ़ा करके ऐसे सरफेस एरिया बढ़ा लीजिए। सरफेस एरिया कितना भी बढ़ा लेंगे पर जो फ्लक्स पास हो रहा है वो सर्कुलर एरिया पे ही डिपेंड कर रहा है, जब तक ये उसके बाहर ना निकले। इस सर्कुलर एरिया के अंदर रहते हुए सरफेस को टेढ़ा मेढ़ा करते जाइए तो उससे सरफेस बड़ा होता जाएगा पर फ्लक्स जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो जो लाइंस पास हो रहा है वही फ्लक्स है। और एक कॉन्सेप्ट है फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स जो टर्म आया है वो फ्लो से आया है, यानी कि हम लोग अगर लिक्विड का फ्लो मेजर करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग लिक्विड के फ्लो को फ्लक्स से मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं कि ये कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग लेते हैं, ए एरिया है जो वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलर है। यहाँ से जो वाटर फ्लो करके निकल रहा है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है। तो v वेलोसिटी का मतलब है v लेंथ पर सेकेंड वाटर आगे निकल रहा है और एरिया a लेकर के आगे निकल रहा है। तो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पे निकल रहा होगा पर सेकेंड, जो टोटल वॉल्यूम निकल रहा है वो रेट ऑफ फ्लो कहलाता है या फ्लक्स कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो क्या है, v मीटर पर सेकेंड निकल रहा है इंटू एरिया। तो इतना जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है पर सेकेंड वो उसका फ्लो कहलाएगा। तो ये जो फ्लो का रेट है
या जो लिक्विड के फ्लो का जो फ्लक्स है कह रहे हैं, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वेलोसिटी v पे। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा फ्लो रेट उतना ज़्यादा होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं और इस एरिया को बढ़ा दे ऐसे ऊपर ऊपर और इस इधर से भी और लिक्विड पास हो, बड़े एरिया से पास हो, चाहे इस एरिया को हम लोग छोटा कर दें और जो वेलोसिटी है वो उतना ही रहे, तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई इसमें एरिया को ऐसे टेढ़ा करके ले ले, अगर कोई एरिया इसको ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया काटे, तो एरिया टेढ़ा काटेंगे तो एरिया तो बढ़ जाएगा, पर क्या रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा? नहीं, रेट ऑफ फ्लो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से जितना वाटर एंटर करेगा वही इससे बाहर निकलेगा। आप इसको ऐसे काट के एरिया लीजिए या सीधा लीजिए, जो फ्लो है वो वही रहेगा। या कोई इसका एरिया ऐसे ले ले, इस तरह से ले ले, तो इस तरह से एरिया तो बढ़ जाएगा जब हेमिस्फेरिकल शेप का ले लेंगे, पर जो रेट ऑफ फ्लो है वो वही रहेगा। आप कह सकते हैं कि जो वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है वही यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। तो रेट ऑफ फ्लो एरिया पे तो डिपेंड करता है, पर कौन सा एरिया? जो फ्लो वेक्टर जो है या यहाँ पे जो वेलोसिटी लिया गया उसके परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, उस पर डिपेंड करता है। एरिया टेढ़ा लेंगे तो उसका प्रोजेक्शन लेना पड़ता है, जितना आप टेढ़ा लेंगे प्रोजेक्शन उसका उतना कम होता जाएगा, यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रोजेक्शन कम होता जाएगा। इसीलिए जब हम लोग फ्लक्स लेते हैं तो ई इंटू एरिया सिर्फ नहीं है, ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा लिया गया है। तो आपसे जब कभी भी पूछा जाए अगर यूनिफॉर्म फील्ड इंटेंसिटी है कि इस तरह से एक हेमिस्फीयर लिया गया है और ये यूनिफॉर्म लाइंस है, ठीक है, ये फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा? तो इधर का एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तब तो ये आपको 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे स्फीयर का एरिया होता है उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर एरिया नहीं लेना है, एरिया कौन सा लेना है? ये वाला एरिया लेना है, सर्कुलर एरिया लेना है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा? फाई जो होगा वो फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू ये सर्कल का एरिया कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो यही हमारा नेट फ्लक्स हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब कभी भी आए तो आप उसको बहुत आसानी से बिना किसी इंटीग्रेशन के कर सकते हैं, क्योंकि एरिया का प्रोजेक्शन लेना है, सीधा सीधे यहाँ पे एरिया का प्रोजेक्शन ले लिया जा सकता है। नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर अलग है, यहाँ पे एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन में होगा, यहाँ एरिया वेक्टर और फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलग होगा। तो सभी जगह E इंटू डी ए को इंटीग्रेट करना रहेगा। तो इसमें एंगल चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल चेंज होता रहेगा। तो हर जगह एंगल को वेरी कराते हुए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये भी प्रोसेस है, पर उस प्रोसेस से भी रिजल्ट हमारा यही आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इस ट्रिक को अपनाएंगे, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इंटीग्रेट करके भी देख लेंगे कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए अब एक सवाल देखते हैं हम लोग, फ्लक्स पे किस तरह का सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ गिवन क्यू ऑफ साइड ए वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई E = 2x × I। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि यूनिट वेक्टर I लगा हुआ है। और एक चीज देखिए, इसमें x को चेंज कराने से फील्ड इंटेंसिटी चेंज होता है, y और z को चेंज कराने से फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं करता है। यानी अगर ये हमारा x डायरेक्शन में है तो पॉइंट को x डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे तो फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगा। x की वैल्यू कांस्टेंट रखते हुए ऊपर नीचे लेके जाइए तो उस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस सरफेस एरिया पे यहाँ कहीं पे चले जाइए, सभी पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सेम है, तो सब जगह फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। पर इधर जब आगे बढ़ेंगे तब फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ये फील्ड इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है इसमें फ्लक्स निकालना है सभी फेसेस से। तो फेस का पहले हम लोग नाम रख लेते हैं भाई, इसको हम लोग कह देते हैं A, सामने वाले को B, ऊपर वाले को C, नीचे वाले को D, इधर बाहर की तरफ जो है उसको E और अंदर की तरफ उसका जो एरिया है उसको F रख देते हैं नाम।
यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। यहाँ भी जो एरिया वेक्टर होगा और जो फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, और फील्ड इस डायरेक्शन में है। एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, 0। आप कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले के थ्रू फ्लक्स 0 है। यहाँ पे भी केस ऐसे ही है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ यानी जेड एक्सिस की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो सामने जो फेस है उससे कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, अंदर वाला जो फेस है उससे भी कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है। इधर का फेस और इधर का फेस, ये दो फेस से ही फ्लक्स एंटर कर रहा है और निकल रहा है। तो यही दो जगह हम लोग को फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर हमेशा किधर लेते हैं, क्लोज सरफेस के लिए सरफेस के बाहर। यहाँ एरिया वेक्टर इधर होगा और फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगा। थोड़ा इसको पिक्चर को क्लियर करते हैं, कुछ चीजें साफ कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात आप समझ गए कि इधर से कोई फ्लक्स नहीं है, एरिया वेक्टर ऊपर है, यहाँ का एरिया वेक्टर नीचे है, इससे भी कोई फ्लक्स नहीं है। 90 डिग्री का मामला है, अंदर वाले सरफेस से और बाहर वाले सरफेस से भी नहीं है। तो इधर से फ्लक्स नहीं निकल रहा, ऊपर से, नीचे से भी कोई फ्लक्स नहीं है, आगे से और पीछे से भी नहीं है। अब एक यहाँ एरिया बचा और एक ये बचा, यानी फेस ए और बी, यहीं से फ्लक्स एंटर कर रहा और निकल रहा है। यहाँ पे एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, इधर लेंगे, और यहाँ का एरिया वेक्टर इधर लेंगे। ठीक है, यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो यहाँ जो फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा और यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो पॉजिटिव होगा। तो नेट फ्लक्स जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं E1 है, और यहाँ पे आगे बढ़ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ये इंटू cos 180। या आप ऐसे सीधे कह सकते हैं कि जहाँ फ्लक्स अंदर आ रहा हो किसी क्लोज सरफेस में तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किए अभी। और दूसरा फ्लक्स इसमें ऐड करना है, यहाँ का एरिया, दोनों जगह का एरिया सेम होगा, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों जगह अलग अलग है, इनटू cos 0। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इसको माइनस, ये एरिया कितना होगा, ये क्यूब दिया गया है जिसका साइड a है, तो एरिया यहाँ पे कितना हो गया, a²। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे E1 की वैल्यू में यहाँ x की वैल्यू दिया हुआ कितना है, a है, और यहाँ पे 2a है x की वैल्यू। यहाँ पे आप a रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a। अच्छा, cos 180 का वैल्यू माइनस रख चुके हैं तो इसको रहने दीजिए, प्लस यहाँ का एरिया भी a² है, E2 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2a, x की वैल्यू यहाँ पे 2a है, ये देख लीजिए। तो अब ये इंटू cos 0 का वैल्यू होता है 1, इंटू 1 भी लिख सकते हैं चाहे तो। अब हमारा फ्लक्स जो है वो कितना हो गया, -2aq प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4aq। फाइनल आंसर होगा 2aq। ये हमारा फ्लक्स हो गया। तो इस तरह से सवाल बदल बदल के पूछ सकता है। आप किसी प्लेन सरफेस के थ्रू निकाल सकते हैं। फील्ड इंटेंसिटी वेरी कर रहा है तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेना है ये समझ गए हैं हम लोग अब। और कोई कर्व सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इंटीग्रेशन करना तो एक रास्ता है ही। दूसरा रास्ता है कि उस कर्व सरफेस का अगर हम लोग प्रोजेक्शन ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और उस प्रोजेक्शन का एरिया देख लें तो वो एरिया उसके कर्व सरफेस के बदले में लिया जा सकता है जो एरिया फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो और उस एरिया के प्रोजेक्शन से आया हो। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग फ्लक्स किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा, पूरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, या किसी तरह का कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, धन्यवाद।